हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द मास्टरमाइंड बाय नेपोलियन हिल बुक के बारे में। सुजल एक जाने माने वकील था जिसकी जिंदगी देखने में परफेक्ट लगती थी। बड़े बड़े क्लाइंट, हाई प्रोफाइल केस और एक आलीशान ऑफिस, लेकिन अंदर से वो खुद को खोया हुआ महसूस करता था। रोज कोर्ट में बहस करते हुए, लॉ बुक्स में उलझे रहते हुए और क्लाइंट्स के लिए लड़ते हुए उसने महसूस किया कि उसकी खुद की लाइफ में डायरेक्शन मिसिंग है। एक दिन देर रात अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। डेस्क पर केस फाइल्स फैली हुई थीं, लेकिन उसका मन कहीं और था। उसने अपने लैपटॉप का स्क्रीन लॉक किया और अपनी बुकशेल्फ की तरफ देखा। वहां ढेरों किताबें रखी थीं, लेकिन उसकी नजर एक नई बुक पर पड़ी, द मास्टरमाइंड, ट्रांसफॉर्मिंग योर थॉट्स इनटू सक्सेस बाय नेपोलियन हिल। उसने किताब उठाई, धूल झाड़ी और रैंडमली एक पेज खोलकर पढ़ना शुरू किया। द पावर ऑफ थॉट, थॉट्स आर पावरफुल, दे शेप योर रियलिटी, पॉजिटिव थिंकिंग ब्रिंग्स सक्सेस, नेगेटिव थिंकिंग ब्रिंग्स फेलियर। सुजल कुछ देर तक इन लाइंस को घूरता रहा। उसने सोचा, क्या सच में, क्या मेरे सोचने का तरीका मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है? वो पीछे कुर्सी पर टिक गया और सोचने लगा कि उसकी खुद की थॉट्स कैसी हैं। दिन भर कोर्ट में लड़ते झगड़ते, हमेशा एक लॉजिक और प्रूफ पर बेस्ड माइंडसेट में जीते जीते क्या उसने कभी अपने खुद के थॉट्स को एनालाइज किया था? सुजल ने महसूस किया कि वो अक्सर नेगेटिव सोचता था। अगर ये केस हार गया तो, अगर क्लाइंट डिससैटिस्फैक्शन दिखाए तो, अगर मेरी परफॉर्मेंस डाउन हो गई तो। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी नोटबुक उठाई। इफ माई थॉट्स शेप माई रियलिटी, देन आई नीड टू चेंज देम। उसने खुद से वादा किया कि अब से वो अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करेगा और नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने की कोशिश करेगा। अगले दिन कोर्ट में एक नया केस था। एक बिजनेसमैन पर फ्रॉड का इल्जाम लगा था और वो उसका डिफेंस करने वाला था। आमतौर पर केस के पहले सुजल टेंशन में रहता था, नेगेटिव पॉसिबिलिटीज सोचता था, लेकिन आज उसने खुद को रोक लिया। उसने सोचा, मैं इस केस को जीतूंगा। मैं लॉजिक और एविडेंस पर फोकस करूंगा, न कि फेलियर के डर पर। और अजीब बात यह थी कि जब उसने ये सोचना शुरू किया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बदल गई। उसकी आवाज में ज्यादा कॉन्फिडेंस था, उसकी आर्ग्यूमेंट्स ज्यादा क्लियर थे। कोर्ट से बाहर निकलते ही उसका क्लाइंट मुस्कुरा रहा था। यू आर ब्रिलियंट सुजाल, आई कुड फील योर कॉन्फिडेंस इन द कोर्ट रूम। सुजल को एक अजीब सेटिस्फैक्शन महसूस हुई। यह बस एक छोटा सा बदलाव था, उसके थॉट्स का एक नया एंगल, लेकिन उसने इस छोटे बदलाव की पावर को समझ लिया था। शाम को वापस ऑफिस में बैठकर उसने फिर से बुक खोली और सोचा, अगर यह सिर्फ शुरुआत है तो आगे क्या होगा? सुजल के लिए वो दिन एक नए नजरिए की शुरुआत थी। उसने महसूस किया कि उसके थॉट्स सिर्फ उसके इमोशंस और परफॉर्मेंस को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे करियर को भी प्रभावित कर रहे थे। लेकिन एक और चीज थी जो शायद वो अब तक अनदेखी कर रहा था, द मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। रात को जब वो अपने ऑफिस में बैठा था तो उसने किताब का अगला चैप्टर पढ़ना शुरू किया। सक्सेस इज ऑफ्टन द रिजल्ट ऑफ अ कलेक्टिव एफर्ट। द मास्टरमाइंड इज द कोऑर्डिनेशन ऑफ नॉलेज एंड एफर्ट बिटवीन टू और मोर पीपल वर्किंग टुवर्ड्स अ डेफिनेट पर्पस इन हार्मनी। उसने किताब बंद की और सोचने लगा, क्या वो सच में ये मानता था कि सफलता सिर्फ उसकी अपनी मेहनत से आती है? शायद नहीं, लेकिन वो हमेशा खुद को अकेले ही साबित करने की कोशिश करता था। कोर्टरूम में चाहे कितने भी जूनियर लॉयर्स उसके साथ हों, स्ट्रैटेजी बनाने में वो किसी की राय ज्यादा नहीं लेता था। उसे लगता था कि उसके पास ही सबसे ज्यादा अनुभव और नॉलेज है और दूसरों के इनपुट से ज्यादा फर्क नहीं होता। लेकिन क्या सच में ऐसा था? उसने गौर किया कि जब वो किसी हाई प्रोफाइल केस पर काम करता था तो कई बार उसकी जूनियर टीम में से कोई ना कोई ऐसा एंगल पकड़ लेता था जो उसके ध्यान में नहीं आया होता। शायद वो इसे इग्नोर कर देता था या फिर मान लेता था कि उसका ही तरीका सबसे सही है। लेकिन अगर वो अपने आसपास के लोगों के नॉलेज और एफर्ट को एक साथ कोऑर्डिनेट करने लगे तो क्या इससे उसका काम और बेहतर हो सकता था? अगले दिन उसका एक और बड़ा केस था। एक कंपनी पर डेटा ब्रीच का मामला था और सुजल उस कंपनी का डिफेंस करने वाला था। केस काफी कॉम्प्लेक्स था क्योंकि प्लेंटिफ की तरफ से एक सॉलिड आर्ग्यूमेंट था कि कंपनी ने यूजर्स के डेटा को सही से प्रोटेक्ट नहीं किया। आमतौर पर वो खुद ही पूरे केस की स्ट्रैटेजी प्लान करता और फिर अपने असिस्टेंट्स को छोटे छोटे टास्क बांट देता।
लेकिन इस बार उसने कुछ अलग करने का सोचा। उसने अपनी पूरी टीम को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया और बोला, इस केस के बारे में तुम्हारी क्या राय है? टीम के लोग पहले कुछ सरप्राइज हुए क्योंकि सुजल अक्सर इतना ओपन डिस्कशन नहीं करता था, लेकिन धीरे धीरे सबने अपनी राय देना शुरू किया। एक जूनियर लॉयर रिया ने कहा, सर, प्लेंटिफ की टीम हमारी क्लाइंट कंपनी के सिक्योरिटी सिस्टम की खामियों पर फोकस कर रही है, लेकिन अगर हम दिखा सकें कि उन्होंने पहले से ही प्रिवेंशन के लिए जरूरी स्टेप्स लिए थे तो ये हमारा केस स्ट्रांग कर सकता है। सुजल ने गौर किया कि रिया की बात में दम था। उसने खुद इस एंगल पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। फिर एक और टीम मेंबर करण ने कहा, अगर हम दूसरी कंपनियों के केस स्टडीज निकालें जहां ऐसी ही सिचुएशन हुई थी और कोर्ट ने कंपनियों के पक्ष में फैसला दिया था, तो हमें एक स्ट्रांग प्रेसिडेंट मिल सकता है। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। सुजल को एहसास हुआ कि इतने सालों में उसने हमेशा अपने ही आइडियाज पर ज्यादा भरोसा किया था, लेकिन जब उसने अपनी टीम को खुलकर सोचने दिया तो इतने सारे नए पर्सपेक्टिव्स निकल कर आए। उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो इस केस में एक मास्टरमाइंड अप्रोच अपनाएगा। हर किसी की नॉलेज और एफर्ट को कोऑर्डिनेट करेगा ताकि एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बन सके। अगले कुछ दिनों में उसने टीम को अलग अलग टास्क दिए। रिया ने कंपनी के सिक्योरिटी मेजर्स की डिटेल रिपोर्ट बनाई, करण ने प्रेसिडेंट के स्टडीज निकाले और बाकी टीम ने कोर्ट में पेश करने के लिए मजबूत आर्ग्यूमेंट्स तैयार किए। सुजल ने पहली बार महसूस किया कि एक टीम को एक साथ सिंक्रोनाइज करके काम करने में कितना बड़ा फायदा है। जब कोर्ट का दिन आया तो वो खुद में एक अलग ही कॉन्फिडेंस महसूस कर रहा था। इस बार सिर्फ उसकी अपनी तैयारी नहीं थी, पूरी टीम की मेहनत और कलेक्टिव एफर्ट उसके साथ था। जब प्लेंटिफ के लॉयर ने अपनी दलीलें रखनी शुरू की तो सुजल ने एक एक करके अपनी टीम के पॉइंट्स को यूज किया। उसने रिया के पॉइंट्स को फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के रूप में रखा, करण के प्रेसिडेंट के स्टडीज को कोर्ट के सामने प्रेजेंट किया और अपनी बाकी टीम के आइडियाज से अपनी आर्ग्यूमेंट्स को और मजबूती दी। कोर्टरूम में माहौल टाइट था, लेकिन जब सुजल ने अपनी क्लोजिंग स्टेटमेंट दी तो जज ने सिर हिलाया। वो देख सकता था कि सुजल का केस स्ट्रांग था और उसकी आर्ग्यूमेंट्स में एक लॉजिकल कनेक्शन था जो पहले मिसिंग रहता था। जब जज ने फैसला सुनाया तो कंपनी के हक में फैसला आया। केस जीतने के बाद जब सुजल अपनी टीम के साथ बाहर निकला तो रिया ने कहा, सर, आज का केस डिफरेंट फील हुआ, शायद क्योंकि इस बार हमने सभी के आइडियाज को यूज किया। सुजल मुस्कुराया। उसने पहली बार महसूस किया कि एक सच्चा मास्टरमाइंड वही होता है जो अकेले जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि अपने आसपास के लोगों की नॉलेज और एफर्ट को एक हार्मनी में लेकर चलता है। रात को ऑफिस में बैठकर उसने फिर से बुक खोली और सोचा, अगर मैंने अब तक अकेले ही इतना कुछ अचीव किया है तो सोचो अगर मैं सही तरीके से मास्टरमाइंड अप्रोच अपनाऊं तो मेरी लाइफ में और कितनी ग्रोथ हो सकती है। सुजल के लिए यह नया तरीका काम कर रहा था। उसने अपनी सोच को बदला और फिर देखा कि जब उसने अपनी टीम के साथ तालमेल बैठाया तो रिजल्ट भी बेहतर आने लगे। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था, आखिर वो खुद क्या चाहता था? वो किस ओर जा रहा था? कोर्टरूम की जीत, हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, बड़ी बड़ी फीस, ये सब उसे एक्साइट करता था, लेकिन क्या यही उसका असली मकसद था? रात के 2:30 बजे थे। ऑफिस में बैठा हुआ वो बुक के अगले चैप्टर पर आया। डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग इट। उसने ये लाइन कई बार पढ़ी। उसने खुद से पूछा, मैं क्या चाहता हूं? लेकिन जवाब तुरंत नहीं आया। उसके पास नाम, शोहरत और पैसा सब था, लेकिन फिर भी अंदर कहीं एक खालीपन था। सुजल ने अपना लैपटॉप खोला और अपनी पुरानी फाइल्स देखने लगा। कुछ साल पहले उसने सोचा था कि एक ऐसा लॉ फर्म बनाएगा जहां सिर्फ केस जीतने पर फोकस न हो, बल्कि क्लाइंट्स को सच में सही लीगल गाइडेंस मिले। उसे याद आया कि जब उसने लॉ स्कूल ज्वाइन किया था तो उसका सपना था कि वो सिर्फ एक कॉर्पोरेट लॉयर बनकर पैसे कमाने के लिए काम नहीं करेगा, बल्कि ऐसे लोगों की मदद करेगा जिन्हें सच में न्याय की जरूरत हो। लेकिन अब तक उसका पूरा करियर सिर्फ हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स और बड़े बड़े केस जीतने में ही सिमट गया था। उसने गहरी सांस ली और अपनी नोटबुक निकाली। उसने लिखा, मैं क्या चाहता हूं?
जवाब ढूंढने के लिए उसने अपनी पुरानी यादों में जाना शुरू किया। उसे याद आया कि जब उसने अपना पहला केस लड़ा था तो वो कितना पैशनेट था। उस समय कोई बड़ा क्लाइंट नहीं था, कोई हाई फीस नहीं थी, बस एक सच्चाई के लिए लड़ने की चाह थी। धीरे धीरे पैसे और सफलता की दौड़ में वो असली मकसद कहीं पीछे छूट गया था। अगले दिन कोर्ट में एक नया केस था। इस बार मामला एक गरीब आदमी से जुड़ा था जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहा था। सामने एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी थी जिसके पास पावरफुल लॉयर्स की टीम थी। सुजल ने देखा कि इस आदमी के पास कोई बड़ा लॉयर नहीं था, वो खुद ही अपने हक के लिए लड़ने की कोशिश कर रहा था। सुजल ने अपने क्लाइंट से मुलाकात की। वो एक बुजुर्ग किसान था जिसकी जमीन गलत लीगल डॉक्यूमेंट्स के आधार पर हड़प ली गई थी। उसकी आवाज में दर्द और आंखों में उम्मीद थी। उसने सुजल से कहा, बाबूजी, मुझे बस मेरा हक चाहिए और कुछ नहीं। उस रात सुजल देर तक सोचता रहा। वो जानता था कि अगर उसने ये केस लिया तो इसमें उतनी फीस नहीं मिलेगी जितनी उसके बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स देते थे। लेकिन उसे महसूस हुआ कि ये केस सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं थी, ये उसकी खुद की लड़ाई थी, अपने पुराने सपने को वापस पाने की। अगले दिन उसने फैसला कर लिया। उसने किसान का केस फ्री में लड़ने का फैसला किया। जब उसने अपनी टीम को बताया तो कुछ लोग सरप्राइज थे, लेकिन कुछ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। रिया ने कहा, सर, ये केस शायद उतने पैसे ना लाए, लेकिन शायद आपको वो वापस दिलाए जो आप ढूंढ रहे हैं। कोर्टरूम में जब सुजल ने अपना आर्ग्यूमेंट रखा तो उसमें एक अलग ही जुनून था। उसने सिर्फ लीगल पॉइंट्स पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि यह भी दिखाया कि कैसे कानून को ताकतवर लोगों के पक्ष में मोड़ा जा सकता है और क्यों सही इंटेंशन के साथ कानून का इस्तेमाल करना जरूरी है। जज ने फैसला सुनाया किसान के हक में। जब कोर्ट से बाहर निकला तो किसान ने उसके पैर छूने की कोशिश की। सुजल ने झट से उसे रोका और कहा, चाचा, ये आपका हक था, मैंने सिर्फ अपना काम किया। उस दिन पहली बार उसे लगा कि उसने सच में कुछ हासिल किया है। वो एहसास किसी भी हाई प्रोफाइल केस जीतने से ज्यादा बड़ा था। उसे समझ आ गया कि उसका असली मकसद सिर्फ पैसा और शोहरत नहीं था, बल्कि सही मायनों में न्याय दिलाने में था। उसने तय किया कि आगे से वो हर साल कुछ केस ऐसे लड़ेगा जहां लोग सच में उसकी जरूरत महसूस करें, न कि सिर्फ वही क्लाइंट्स जो मोटी रकम चुका सकते हैं। रात को उसने फिर अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, अब मुझे पता है कि मैं क्या चाहता हूं। सुजल को अब अपने मकसद का एहसास हो गया था, लेकिन उसकी जर्नी अभी खत्म नहीं हुई थी। वो समझ चुका था कि सिर्फ एक साफ इरादा रखने से कुछ नहीं होता, बल्कि उसके साथ सही सोच और सही एनर्जी भी होनी चाहिए। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसने किताब में पढ़ा। मतलब अगर वो पॉजिटिव सोचेगा तो पॉजिटिव चीजें उसकी ओर आएंगी, लेकिन अगर वो डर, शक या नेगेटिविटी में फंसा रहेगा तो उसका असर उसके करियर और जिंदगी पर भी पड़ेगा। एक शाम वो अपने ऑफिस में बैठा केस की तैयारी कर रहा था। बाहर बारिश हो रही थी और उसकी खिड़की से गिरती बूंदों की आवाज आ रही थी। उसने कॉफी का मग उठाया और सोचने लगा कि कैसे कुछ ही दिनों में उसकी सोच में इतना बदलाव आ गया था। पहले वो सिर्फ बड़े क्लाइंट्स, हाई प्रोफाइल केस और जीतने की स्ट्रैटेजी के बारे में सोचता था, लेकिन अब वो ये भी देखता था कि उसके काम का असली इंपैक्ट क्या है। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर एक पुराना नाम चमक रहा था, आयुष, कॉलेज का दोस्त जो अब एक फाइनेंस कंपनी में काम करता था। सुजल ने कॉल उठाई। भाई, एक कॉम्प्लिकेटेड मामला है। आयुष की आवाज में टेंशन थी। मेरी कंपनी एक बड़े डील में फंस गई है। लीगल टर्म्स सही से क्लियर नहीं थे और अब हमारी पेमेंट अटकी पड़ी है। मुझे तेरा हेल्प चाहिए। सुजल को कुछ अजीब लगा। आयुष कभी ऐसा नहीं था कि किसी पर डिपेंड करे, लेकिन आज उसकी आवाज में घबराहट थी। डिटेल्स भेज, मैं देखता हूं, सुजल ने कहा। कुछ देर बाद जब उसने डॉक्यूमेंट्स देखे तो समझ आया कि मामला पेचीदा था। आयुष की कंपनी ने एक डील की थी, लेकिन बिना सही लीगल एडवाइस के। सामने वाली पार्टी ने एक क्लॉज डाल दिया था, जिसकी वजह से अब पेमेंट रुकी हुई थी। सुजल समझ गया कि अगर उसने ठीक से हैंडल नहीं किया तो आयुष की कंपनी को करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन उसके मन में एक और ख्याल आया, क्या वो इस केस को नेगेटिविटी के साथ देख रहा है, जैसे एक मुश्किल, एक परेशानी, या फिर इसे एक नए मौके की तरह देख सकता है जहां वो अपने दोस्त की मदद कर सकता है और खुद भी कुछ नया सीख सकता है। उसने गहरी सांस ली और खुद को पॉजिटिव थिंकिंग की ओर ले जाने की कोशिश की। उसने सोचा,
अगर मैं इसे हल करने के बारे में सोचूं बजाय इसके कि ये कितना मुश्किल है, तो शायद हल खुद ब खुद दिखने लगे। उसने खुद को इस पूरे मामले को एक अच्छे नतीजे की तरफ जाते हुए देखने की कोशिश की। अगले कुछ दिनों तक सुजल इस केस में पूरी तरह डूब गया। उसने पुराने जजमेंट्स पढ़े, लीगल एक्सपर्ट्स से बात की और धीरे धीरे एक स्ट्रैटेजी बनाई। इस दौरान उसने नोटिस किया कि जितना वो खुद को पॉजिटिव रखता था उतने ही नए आइडियाज दिमाग में आते थे, लेकिन जिस दिन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता चीजें उलझने लगती थी। फिर फाइनल मीटिंग का दिन आ गया। सामने वाली पार्टी ने अपने टॉप लॉयर्स बुलाए थे और माहौल कुछ टेंस था, लेकिन सुजल को अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर पूरा भरोसा था। उसने मीटिंग से पहले खुद को विजुअलाइज किया, कैसे वो कॉन्फिडेंस के साथ आर्ग्यूमेंट रख रहा है, कैसे सामने वाली पार्टी उसकी बात मानने को मजबूर हो रही है और आखिर में कैसे आयुष की कंपनी को जीत मिल रही है। मीटिंग शुरू हुई। सुजल ने बिना किसी डर के अपनी बात रखी। उसने लीगल पॉइंट्स क्लियर किए और एक ऐसा लूप होल दिखाया जिससे सामने वाली पार्टी का केस कमजोर पड़ गया। पहले तो सामने वाले लॉयर्स बहस करते रहे, लेकिन धीरे धीरे उनकी टोन बदलने लगी। आखिर में उन्हें डील को रिवाइज करना पड़ा और आयुष की कंपनी को उनकी पेंडिंग पेमेंट वापस मिल गई। मीटिंग खत्म होने के बाद आयुष ने सुजल को गले लगा लिया। भाई, तेरा कोई जवाब नहीं, तूने हमें डूबने से बचा लिया, उसने कहा। सुजल हंस दिया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानता था कि इस बार सिर्फ लीगल स्किल्स ने नहीं बल्कि उसकी पॉजिटिव सोच ने भी ये केस जिताया था। उसने डरने की बजाय सोचा था कि वो इसे कैसे जीत सकता है और नतीजा सामने था। उस रात जब वो घर पहुंचा तो उसने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, सोच का असर हकीकत पर होता है। जब मैंने इसे मुश्किल केस की तरह देखा तो ये और जटिल लगता रहा, लेकिन जब मैंने इसे सॉल्वेबल माना तो हल खुद सामने आने लगे। सुजल को अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ताकत समझ आ रही थी। ये सिर्फ एक थ्योरी नहीं थी बल्कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी जो जिंदगी के हर हिस्से में लागू हो सकती थी। उसे यकीन हो गया था कि सही सोच रखने से सही चीजें उसकी तरफ खुद ब खुद आएंगी और अब से वो यही माइंडसेट अपनाने वाला था। सुजल अब अपनी सोच की ताकत को समझ चुका था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से ही सब कुछ नहीं बदल सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन उनका असर हमारी लाइफ पर होता है। उसने किताब में पढ़ा था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी जिंदगी की दिशा तय करने में एक बड़ा रोल निभाता है। ये उन विचारों, भावनाओं और विश्वासों को स्टोर करता है जो हम बार बार दोहराते हैं। अगर हम इसे सही इनपुट दें तो यह हमारी मदद कर सकता है, लेकिन अगर हम इसमें डर, शक और नेगेटिविटी भरते रहें तो यह हमारी सबसे बड़ी रुकावट भी बन सकता है। एक दिन जब सुजल ऑफिस में बैठा था तो उसे एक बहुत बड़ा केस मिला। यह केस एक बिजनेसमैन का था जिस पर फाइनेंशियल फ्रॉड का आरोप लगा था। केस काफी हाई प्रोफाइल था और मीडिया भी इसे कवर कर रही थी। सुजल ने फाइल पढ़नी शुरू की, लेकिन जैसे जैसे वह डिटेल्स में गया वैसे वैसे उसके दिमाग में डर बैठने लगा। क्या मैं इस केस को संभाल पाऊंगा? उसने खुद से पूछा। अगर वह हार गया तो उसकी रेपुटेशन खराब हो सकती थी, उसकी लॉ फर्म को नुकसान हो सकता था, उसके करियर पर सवाल उठ सकते थे। उस रात जब वह घर पहुंचा तो उसके दिमाग में वही डर घूम रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसका सबकॉन्शियस माइंड बस यही रिपीट कर रहा था कि यह केस बहुत मुश्किल है, वह हार सकता है और अगर ऐसा हुआ तो उसका करियर खतरे में पड़ सकता है। लेकिन तभी उसे किताब में पढ़ी हुई एक लाइन याद आई, आपका अनजाना मन वही मानता है जो आप उसे बार बार बताते हैं। इफ यू फीड इट फियर, इट विल गिव यू रीजंस टू बी अफ्रेड। इफ यू फीड इट कॉन्फिडेंस, इट विल फाइंड वेज टू मेक यू सक्सीड। सुजल ने उठकर अपने डेस्क से एक नोटबुक निकाली और एक नया तरीका अपनाने की सोची। उसने लिखना शुरू किया, मैं ये केस जीत सकता हूं, मेरे पास स्किल है, मेरा एक्सपीरियंस है और मैं अपने क्लाइंट की मदद कर सकता हूं। उसने ये लाइन कई बार लिखी ताकि उसका सबकॉन्शियस माइंड इसे स्वीकार करे। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को उस कोर्टरूम में इमेजिन किया जहां वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ केस लड़ रहा था। जज उसकी दलीलों से सहमत हो रहे थे और अंत में फैसला उसके पक्ष में आ रहा था। अगली सुबह जब वो ऑफिस पहुंचा तो उसे एक अजीब सा आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसका डर अभी भी था, लेकिन अब उसके ऊपर हावी नहीं था। उसने केस की तैयारी शुरू की, लेकिन इस बार हर बार जब भी उसके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आता वह उसे तुरंत रिप्लेस करता
ये केस मुश्किल नहीं है, ये एक नया चैलेंज है और मैं इसे जीत सकता हूं। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसका माइंडसेट बदलने लगा। पहले जो पॉइंट्स उसे कमजोर लग रहे थे, अब वह उन्हें अपने पक्ष में कैसे मोड़ा जा सकता है ये समझने लगा। फिर कोर्ट की पहली सुनवाई का दिन आया। सामने वाली पार्टी ने बड़े नामी वकील को हायर किया था। वह कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और सुजल को देखकर हल्की सी मुस्कान दी, जैसे कह रहा हो तुम्हारा कोई चांस नहीं है। पहले तो सुजल के अंदर फिर से हल्का सा डर आया, लेकिन उसने खुद से कहा, मेरा डर सिर्फ मेरी सोच का नतीजा है। अगर मैं अपने दिमाग को सही सिग्नल दूं तो यह मेरा सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। सुनवाई शुरू हुई। सामने वाली पार्टी ने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखने शुरू किए। वे पूरी कोशिश कर रहे थे कि सुजल का क्लाइंट दोषी साबित हो जाए, लेकिन जब सुजल की बारी आई तो उसने अपने अंदर की हर नेगेटिव सोच को साइड में रखा और पूरी मजबूती से अपने तर्क रखे। उसने उन डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स को हाईलाइट किया जो सामने वाली पार्टी ने मिस कर दिए थे। धीरे धीरे केस की दिशा बदलने लगी। जज अब उसकी तरफ ध्यान देने लगे और सामने वाली पार्टी डिफेंसिव मोड में आ गई। जब कोर्ट से बाहर निकला तो आयुष ने फोन किया। भाई, तूने आज गजब कर दिया, उसने एक्साइटमेंट में कहा। तूने वो पॉइंट कैसे पकड़ा? वो तो सामने वाली टीम ने भी नहीं सोचा था। सुजल हंस पड़ा। उसे पता था कि यह उसके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से हुआ था। जब उसने डर की जगह कॉन्फिडेंस को अपनाया तो उसका दिमाग खुद ही उन रास्तों की तरफ जाने लगा जो उसे जीत दिला सकते थे। उसने अपने दिमाग को यह सिखाया कि मुश्किल नहीं बल्कि मौके देखो, डर मत बल्कि समाधान ढूंढो। कुछ हफ्तों बाद जब कोर्ट का फाइनल फैसला आया तो वह केस जीत चुका था। मीडिया में उसकी तारीफ हो रही थी और उसकी लॉ फर्म का नाम और ऊंचा हो गया था। लेकिन सुजल जानता था कि असली जीत कोर्टरूम में नहीं बल्कि उसके अपने दिमाग में हुई थी। उसने अब यह ठान लिया था कि वह हमेशा अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही इनपुट देगा ताकि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए। सुजल को अब यह समझ आ गया था कि उसकी सोच ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन सोच से भी ज्यादा जरूरी था डिजायर, वह जलती हुई आग जो किसी भी इंसान को उसकी मंजिल तक ले जाती है। उसने महसूस किया कि जब तक उसके अंदर किसी चीज को पाने की बर्निंग डिजायर नहीं होगी तब तक वह सिर्फ एक आम वकील बनकर रह जाएगा। उसे अपने करियर में कुछ बड़ा करना था, खुद को उस मुकाम तक पहुंचाना था जहां उसका नाम सिर्फ उसकी लॉ फर्म तक सीमित न रहे बल्कि पूरे देश में गूंजे। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लॉ की दुनिया में टॉप पर पहुंचने के लिए सिर्फ स्किल और मेहनत ही नहीं बल्कि जुनून भी चाहिए था। और यही जुनून उसने अपनी जिंदगी में पहली बार तब महसूस किया जब उसे एक नया केस मिला। यह केस एक गरीब मजदूर के बेटे का था जो एक बड़ी कंपनी के खिलाफ केस लड़ रहा था। उस लड़के का नाम आर्यन था और उसकी मां फैक्ट्री में काम करती थी। एक हादसे में उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई थी, लेकिन कंपनी ने मुआवजा देने से मना कर दिया था। केस बेहद मुश्किल था क्योंकि सामने बड़ी कंपनी के बड़े वकील थे और यह लगभग नामुमकिन था कि कोई इस कंपनी के खिलाफ केस जीत सके। सुजल ने पहले तो सोचा कि यह केस लेना उसकी रेपुटेशन के लिए रिस्की होगा। अगर वह हार गया तो उसका नाम खराब हो सकता था। लेकिन फिर उसने खुद से पूछा, मैं वकील क्यों बना था? क्या सिर्फ नाम और पैसा कमाने के लिए, या फिर उन लोगों की मदद करने के लिए जो सिस्टम के खिलाफ अकेले खड़े हैं? और तभी उसके अंदर कुछ बदला। उसे एहसास हुआ कि अगर उसे वाकई कुछ बड़ा करना है तो उसे सिर्फ सेफ खेलना बंद करना होगा। उसे वह आग अपने अंदर जलानी होगी जो उसे हर मुश्किल से लड़ने का हौसला दे। उसने केस लेना तय कर लिया। जब उसने आर्यन से मुलाकात की तो उसे उस लड़के की आंखों में वही जलन दिखी जो अब वह अपने अंदर महसूस कर रहा था। वह सिर्फ अपनी मां के लिए न्याय चाहता था। उसके लिए यह केस कोई लीगल लड़ाई नहीं थी बल्कि उसका पूरा जीवन इससे जुड़ा हुआ था। सुजल ने ठान लिया कि यह केस जीतना है, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। पहली सुनवाई में ही सामने वाली पार्टी ने अपना दबदबा दिखा दिया। उनके वकीलों की टीम ने एक एक पॉइंट पर सुजल को घेरने की कोशिश की। उन्होंने पुराने कानूनों और कॉरपोरेट रूल्स का हवाला देकर यह साबित करने की कोशिश की कि कंपनी पर कोई लीगल जिम्मेदारी नहीं बनती। लेकिन सुजल ने हार मानने की जगह अपनी तैयारी और तेज कर दी। उसने हर दिन घंटों तक पुराने केस स्टडीज पढ़ी, एक्सपर्ट्स से बात की और यहां तक कि खुद फैक्ट्री जाकर जांच होताल की।
वह रातों को सोता नहीं था, बस हर दिन अपने आप को यह याद दिलाता था कि उसे यह केस जीतना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। कोर्ट में उसने एक के बाद एक ऐसे पॉइंट रखे जिनका जवाब सामने वाली पार्टी के पास नहीं था। उसने उन लीगल गड़बड़ियों को उजागर किया जिन्हें सालों से नजरअंदाज किया जा रहा था। जब सुनवाई अपने आखिरी चरण में थी, तब भी कंपनी ने उसे हराने की पूरी कोशिश की। उन्होंने आर्यन और उसकी मां को पैसे देकर मामला सुलझाने की पेशकश की, लेकिन अब तक सुजल का जुनून आर्यन के अंदर भी आ चुका था। उसने ऑफर ठुकरा दिया और कहा, हमें पैसा नहीं, इंसाफ चाहिए। आखिरी दिन कोर्ट में सुजल ने अपनी फाइनल दलील दी। उसने सिर्फ कानून के पन्नों से नहीं बल्कि दिल से बात की। उसने जज से कहा कि यह सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि उन हजारों मजदूरों की लड़ाई है जिनका शोषण होता आ रहा है। और अगर आज यह केस हार गया तो यह सिर्फ एक हार नहीं होगी, बल्कि उन तमाम लोगों की उम्मीदें भी टूट जाएंगी जो सिस्टम से न्याय की उम्मीद रखते हैं। कुछ मिनटों की चुप्पी के बाद जज ने फैसला सुनाया। कंपनी को दोषी ठहराया गया और आर्यन की मां को पूरा मुआवजा देने का आदेश दिया गया। जैसे ही फैसला आया, कोर्ट में हलचल मच गई। मीडिया ने इस केस को हाईलाइट किया और सुजल का नाम हर जगह गूंजने लगा। लेकिन सबसे बड़ा इनाम वह था जब आर्यन की मां रोते हुए उसके पास आई और बस इतना कहा, भगवान तेरा भला करे बेटा। उस रात जब सुजल अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, तो उसने महसूस किया कि यह जीत सिर्फ एक केस की नहीं थी, यह उसकी खुद की जीत थी, उसकी इच्छा शक्ति, उसके जुनून और उसकी बर्निंग डिजायर की। उसने अब ठान लिया था कि वह कभी भी अपनी जिंदगी में उस आग को बुझने नहीं देगा, क्योंकि यही वह चीज थी जिसने उसे एक आम वकील से एक असली फाइटर बना दिया था। सुजल को अब तक यह समझ आ चुका था कि सफलता सिर्फ काबिलियत या टैलेंट से नहीं मिलती। असली फर्क डालती है परसिस्टेंस, हर हाल में डटे रहने की क्षमता। वह देख चुका था कि कैसे कई होनहार वकील अपनी शुरुआती असफलताओं के बाद हार मान लेते हैं, लेकिन जो लोग अंत तक टिके रहते हैं वही असली जीत हासिल करते हैं। उसका खुद का सफर भी कुछ ऐसा ही था। आर्यन का केस जीतने के बाद उसे लगा था कि अब चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन हकीकत इससे उलट थी। अब हर कोई जान चुका था कि सुजल एक दमदार वकील है, लेकिन इसके साथ ही उसकी राह में नए दुश्मन भी खड़े हो गए थे। बड़ी लॉ फर्म्स और कॉरपोरेट कंपनियों को वह पसंद नहीं आया। उनके लिए वह एक ऐसा खतरा बन चुका था जिसे जितना जल्दी हो सके खत्म कर देना चाहिए। उसे कई बड़े क्लाइंट्स ने केस देने से मना कर दिया। उसकी लॉ फर्म में अजीब अजीब परेशानियां आने लगी और यहां तक कि उसके पुराने पार्टनर भी उससे अलग होने लगे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने खुद को याद दिलाया कि यह सब बस एक टेस्ट है, एक और चुनौती जिसे उसे पार करना होगा। एक दिन उसे एक और बड़ा केस मिला। यह केस एक छोटे बिजनेसमैन राजीव का था, जिसे एक बड़ी कंपनी ने गलत तरीके से बर्बाद कर दिया था। राजीव ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई से एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया था, लेकिन बड़ी कंपनी ने उसके आइडिया को चुराकर अपनी ब्रांडिंग और ताकत के दम पर उसे बाजार से ही हटा दिया। राजीव पूरी तरह टूट चुका था। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन हर जगह उसे ठुकरा दिया गया। किसी को भी उस कंपनी के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। सुजल को समझ आ गया कि यह केस आसान नहीं होगा। सामने सिर्फ एक बड़ी कंपनी नहीं थी, बल्कि पूरी सिस्टम उनके साथ खड़ी थी। कोर्ट में केस दाखिल करने के कुछ ही दिन बाद सुजल को धमकियां मिलने लगीं। उसे कई अनजान नंबरों से कॉल आने लगे, जिनमें उसे केस छोड़ने की सलाह दी गई। उसके ऑफिस के बाहर संदिग्ध लोग घूमने लगे, यहां तक कि एक दिन देर रात उसकी गाड़ी के ब्रेक से भी छेड़छाड़ की गई। वह समझ गया कि यह लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं थी, बल्कि यह एक अलग ही स्तर की जंग थी। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसे वाकई यह केस लेना चाहिए था। क्या यह उसके करियर और जिंदगी के लिए बहुत बड़ा रिस्क नहीं था? लेकिन फिर उसने खुद से एक सवाल किया, क्या वह सिर्फ इसलिए वकील बना था कि जब मुश्किलें आएं तो हार मान ले? क्या उसका जुनून सिर्फ एक केस तक सीमित था? नहीं, उसे लड़ना था, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने अपनी टीम को और मजबूत किया, हर पहलू से केस की तैयारी की और राजीव के साथ दिन रात मेहनत की। केस के दौरान सामने वाली पार्टी ने हर चाल चली। उन्होंने झूठे सबूत पेश किए, गवाहों को खरीदने की कोशिश की और यहां तक कि कोर्ट में सुजल को अपमानित करने का भी प्रयास किया। लेकिन वह पीछे नहीं हटा।
एक दिन कोर्ट में जब सबूतों की समीक्षा हो रही थी, तब सुजल को एक छोटी सी गलती नजर आई। सामने वाली पार्टी ने एक दस्तावेज में तारीखों के साथ छेड़छाड़ की थी, जिससे यह साबित हो सकता था कि उन्होंने राजीव के आइडिया को जानबूझकर चुराया था। यह एक छोटी सी डिटेल थी, लेकिन सुजल जानता था कि कभी कभी जीत और हार के बीच का फर्क बस परसिस्टेंस होता है। हर छोटी चीज को बार बार जांचने की आदत। उसने तुरंत इस पॉइंट को कोर्ट में उठाया और जैसे ही जज ने इसे नोटिस किया, पूरा केस पलट गया। आखिरकार महीनों की लड़ाई के बाद कोर्ट ने फैसला दिया कि कंपनी को राजीव को न सिर्फ हर्जाना देना होगा, बल्कि उसके बिजनेस को फिर से स्टेबल करने में भी मदद करनी होगी। ये एक ऐतिहासिक जीत थी और पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। लेकिन जो सबसे खास बात थी वह यह कि सुजल ने खुद को साबित किया था। उसने दिखा दिया था कि अगर इंसान परसिस्टेंस से काम करता रहे तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। उस रात जब सुजल अपने ऑफिस में अकेला बैठा था, तो उसने अपने पुराने दिनों को याद किया। वह समय जब वह सिर्फ एक साधारण वकील था, जब वह अपने फैसलों को लेकर संदेह करता था। लेकिन अब वह बदल चुका था। अब उसे पता था कि जीतने वाले वे नहीं होते जो सबसे तेज होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे लंबे समय तक टिके रहते हैं। अब उसे कोई रोक नहीं सकता था, क्योंकि अब उसे पता था कि सफलता सिर्फ एक कदम दूर होती है। बस उसे पाने के लिए कुछ और परसिस्टेंस चाहिए होता है। सुजल ने उस रात अपने ऑफिस में बैठकर खुद को आईने में देखा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन उसके चेहरे पर संतोष था। राजीव का केस जीतने के बाद उसकी पहचान और मजबूत हो गई थी, लेकिन इसके साथ ही नए दुश्मन भी खड़े हो गए थे। बड़ी लॉ फर्म्स और कॉरपोरेट्स उसे खतरे के रूप में देखने लगे थे। उसने सोचा था कि यह केस जीतने के बाद चीजें आसान हो जाएंगी, लेकिन सच्चाई यह थी कि यह लड़ाई सिर्फ शुरुआत थी। अगले कुछ हफ्तों में सुजल को कई और ऐसे लोग मिले जो सिस्टम की मार झेल चुके थे। छोटे बिजनेस, आम लोग, वे लोग जिनके पास पैसा और ताकत नहीं थी, लेकिन उनके पास न्याय की उम्मीद थी। सुजल को एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक वकील नहीं था, बल्कि अब वह एक उम्मीद बन चुका था। उसने तय किया कि वह सिर्फ हाई प्रोफाइल केस नहीं लेगा, बल्कि उन लोगों के लिए भी लड़ेगा जिनके पास कोई और विकल्प नहीं था। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। राजीव के केस के बाद सुजल को बार बार धमकियां मिलने लगीं। उसकी लॉ फर्म पर आयकर विभाग की रेड पड़ी, उसके बैंक अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया और यहां तक कि कुछ क्लाइंट्स को डराकर उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। एक पल के लिए उसने सोचा कि क्या उसे यह सब छोड़ देना चाहिए। क्या यह लड़ाई उसके बस की बात थी? लेकिन फिर उसे अपनी किताब की एक लाइन याद आई, परसिस्टेंस इज द डिफरेंस बिटवीन सक्सेस एंड फेलियर। उसने अपने डर से लड़ने का फैसला किया। उसने मीडिया में आकर खुलकर इन साजिशों के बारे में बताया। उसने सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी और धीरे धीरे लोगों को उसकी सच्चाई समझ आने लगी। कई युवा वकील उसकी टीम में जुड़ने लगे। धीरे धीरे उसकी लॉ फर्म फिर से उठ खड़ी हुई। उसे समझ आ गया था कि असली ताकत सिर्फ कानून में नहीं, बल्कि लोगों की एकता में होती है। कुछ महीनों बाद उसे एक और बड़ा केस मिला। ये केस एक गरीब किसान परिवार का था, जिसे एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी ने उनकी जमीन से जबरदस्ती बेदखल कर दिया था। ये केस कानूनी रूप से मुश्किल था, क्योंकि कंपनी के पास सारे दस्तावेज मौजूद थे जो साबित करते थे कि जमीन उनकी थी। लेकिन सुजल जानता था कि सच्चाई कुछ और थी। इस केस की सुनवाई लंबी चली। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन सुजल डटा रहा। आखिरकार एक पुराना दस्तावेज मिला, जिससे साबित हुआ कि किसानों की जमीन पर गलत तरीके से कब्जा किया गया था। कोर्ट ने फैसला किसानों के पक्ष में दिया। यह जीत सिर्फ कानूनी नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश थी कि अगर इंसान डटा रहे तो वह किसी भी ताकत से लड़ सकता है। उस दिन सुजल को एहसास हुआ कि उसने जो सफर शुरू किया था वह सिर्फ उसकी सफलता की कहानी नहीं थी। ये उन सभी लोगों की कहानी थी जो अपने हक के लिए लड़ रहे थे। उसे अब किसी पहचान की जरूरत नहीं थी।